हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सितंबर 2021 यानी 19 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ है यूपीजीआईसी का, हम उसके ऑफिशियल आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज के इस पेपर में हमने ये मेरा जो पेपर आपके सामने है वो मैं बता दूं, ये सीरीज डी है। सीरीज डी है। इसके सभी क्वेश्चन को उर्दू और जनरल के जो 40 क्वेश्चन थे उन सभी के सही आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये अनऑफिशियल आंसर की है जो मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे तैयार किया है। मैंने खुद इस पेपर को दिया है और जो भी मुझे सही लगा उसको सही उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। तो आपके आंसर की डिफरेंट हो सकते हैं, वीडियो पास करके या रोक करके स्लो मोड में करके किसी तरीके से आप उसको मैच कर सकते हैं। और आपके स्कोर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें भी अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं, ये कमेंट में भी स्कोर शेयर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जितना भी मैंने अपने दोस्तों से या मथुरा में जो भी डिस्कशन हुआ, जितना भी मैंने पूछा लोगों से उस हिसाब से। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, इंशाल्लाह सभी क्वेश्चन का आंसर मैं सही सही बताने की कोशिश करूंगा। इन केस अगर मुझसे कोई गलत आंसर हो गया, कोई किसी सवाल का हो सकता है मैं गलत आंसर बता दूं, तो आप लोग कमेंट करके बराए मेहरबानी उसको सही करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, बताइएगा, मुझे उस पर खुशी होगी। तो चलिए ये जो है मैंने बताया कि सीरीज डी के बारे में मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 7.33% है। ठीक है, जो हमने इंटरनेट पर यह ऑथेंटिक डाटा से जो इकट्ठा करने की कोशिश की है उसके हिसाब से यही है। ठीक है, तो इसका 7.33 है। जिन लोगों ने इसको जवाब लगाया है वो अपने जवाब को करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वाज फर्स्ट वन टू बी द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। यानी वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों शाह आलम सानी है। ठीक है, शाह आलम है। ठीक है, ये जो वही इसके बारे में मशहूर है कि हुकूमत शाह आलम अज दहली ता पालम, यानी शाह आलम की हुकूमत दहली से पालम तक हो गई है। यानी हुकूमत ये पालम जो है वो दिल्ली में, यानी लाल किले से दिल्ली में ही सिमट कर रह गई। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी। बहरहाल इसका सही आंसर यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, मैं हिंदी वर्जन आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सामने ही यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 4 पे चलिएगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो ये महाधिवक्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, बल्कि हर स्टेट में जो होती है वो आर्टिकल 165 यानी 165 आर्टिकल के द्वारा ही सभी, जैसे यहाँ पे होता है जो महान्यायवादी इसको कहते हैं, सेंटर में जो होता है मरकज़ में, और जो स्टेट में होता है उसको महाधिवक्ता कहते हैं। तो ये आर्टिकल 165 जिसने लगाया है उसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने आंसर सही लगा रहे होंगे। अगर आपके आंसर की दूसरी है या सीरीज दूसरी है तो वीडियो स्लो मूव करके थोड़ा सा 75 पे या 50 पे रख करके भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर रोक करके भी अपना क्वेश्चन देख सकते हैं और उसको सही लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है रूरल इंडस्ट्री यानी ग्रामीण उद्योग जो है इसका सही आंसर है। ग्रामीण उद्योग नहीं है, बाकी तीनों इसके संगठक थे। ठीक है, सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कई सारी अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा, तो वाराणसी में जो है सहारिया ये नहीं पाई जाती, बाकी तीनों ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सहारिया बेसिकली ये सोनभद्र के इलाके में पाई जाती है, उसको भी हमने पढ़ा है, देखा था, हमें खुद नहीं याद आया, लेकिन ये है कि सहारिया जो है ये सोनभद्र के इलाके में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन पुरास्थल उत्तर
प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये देसलपुर इसका जो है सही आंसर है। बाकी ये तीनों जो है, आलमगीरपुर तो सब जानते हैं बहुत फेमस जगह है, बाकी ये तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। नंबर 8 है जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है, ऑटोमोबाइल जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला 1829 में 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरों सिंह है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तिरों सिंह। 10वां सवाल है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है सी रंगराजन थे। ठीक है दोस्तों, सी रंगराजन इसका सही आंसर है। अगर हो सकता है डाटा में कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर देख सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी उसको पढ़ करके। ठीक है, अगला ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मशहूर ये क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्यों के भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। किसके कौन सी कमेटी थी जिसको? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, बहुत फेमस ये है। ठीक है, जिसको मिनी संविधान भी हमारे संविधान के में कहा जाता है। अब ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 12 नंबर पे देखिए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सही जवाब क्या है? मथुरा। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, मथुरा। अगला देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, एक ही रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे ये जो सर्कल में दिया हुआ नंबरिंग, यहाँ तो मैंने खुद कर दिया था, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसको देखिए सिंपल तरीका इसका ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन सी इसका 20 नंबर सही जो होगा। चार में 3 बजे से 4 तियाँ 12 प्लस 2 14 और 9 त्रिक 27 प्लस 2 29 और 26 तियाँ 78 प्लस 2 80 6 त्रिक 18 प्लस 2 20। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी 20 होगा। ठीक है, इसका यही होगा, प्लस 2 हो रहा था, 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर रहे थे। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका संलयन प्रतिक्रिया जो है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है? सवाल नंबर 15 है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन ए राज्यपाल है। अब 15 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, तो ये सन 2016 में शुरू की गई। काफ़ी फेमस है ये फसल बीमा योजना है दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2016 में ये फसल बीमा योजना शुरू की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखिए जुलाई का है, नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो ऑप्शन ए है 14 बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था। ठीक है, 18 नंबर को देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये बहुत फेमस है, अभी परसों ही जीएसटी की मीटिंग हुई थी। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो केंद्रीय वित्त मंत्री होती है, यानी निर्मला सीतारमण फिलहाल की जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। ठीक है, जिससे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। सवाल नंबर 19 क्या है? शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन ये है कि कोई कहता है कि मृत, जो अब इसका सटीक आंसर तो कहीं से मिल नहीं सकता है। ये दोनों के बारे में कन्फ्यूजन है, कोई मृत्यु और रोग को भी कह रहा है, कोई पानी और ऑक्सीजन को भी कह रहा है। तो इसका हम इंतजार करेंगे फाइनल आंसर की में क्या कह रहा है। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादातर लोगों ने पानी और ऑक्सीजन किया है, क्योंकि मृत्यु और रोग का एक संबंध है, अंगूर शराब का एक संबंध है, दूध और मक्खन का एक संबंध है, पानी में ऑक्सीजन का संबंध कुछ नहीं है। यही सही लग रहा है मेरे हिसाब से भी। ठीक है, और मैंने भी यही लगाया, बाकी इंतज़ार करते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट जो 2021 प्रकाशित की गई थी, तो ये किसके ज़रिए से? तो ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 21वें पे हम चलते हैं। 21वां सवाल क्या है? भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड जाहिर सी बात है, ये कोई ऑथेंटिक फंड नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सेबी इसका जो है रेगुलेटिंग करती है, इसकी मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, आरबीआई जितने भी गवर्नमेंट या जितने भी जो होते हैं, ये सारे फंड के जो है निगरानी आरबीआई करती है। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 22 कौन सा है दोस्तों? सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसका जो ऑप्शन है चुकंदर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान जो थी ये बहुत शॉर्ट मुद्दत के लिए 4 ही साल के लिए ये सुल्तान बनी थी, पहली महिला यानी औरतों में पहली शासक बनी थी। चाहे मुग़ल हो चाहे इधर सल्तनत पीरियड ले लीजिए, तो रजिया सुल्तान ने उस 4 साल में अवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था, जिसमें मकबूलियत उसकी हो गई थी ज़्यादा। अब 24 नंबर सवाल पे देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र के अवधारण प्रथम बार दी गई किसके जरिए से? एजी टॉन्सले के द्वारा से ये अवधारणा दी गई। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल क्या है? हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी पर है स्थित है दोस्तों। बहुत ही फेमस ये हड़प्पा जो है पुरास्थल जगह है, और ये नदी जो है घग्गर नदी पर इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई कर डालना इसको क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है, ये रिले खेती कहलाती है। ठीक है दोस्तों। 26 हो गया। 27 पे चलते हैं कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का? गोईपोरिया समिति जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन का जिक्र होना चाहिए हर्षचरित में, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही, हर्षवर्धन तो यहाँ पे है ही नहीं है। सवाल नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है 43A। अनुच्छेद जो है 43A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब सवाल नंबर 30 पे आते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे ताप विद्युत गृह दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुड़की कर्नाटक और गाड़वारा आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी इसका गलत होगा। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है? तो इसका बहुत ही सिंपल दोस्तों इसका जवाब था निचले क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। क्योंकि मोटे अनाज जो होते हैं वो ऊंचाई पे नहीं उगते हैं, ना ही जलमग्न में तो कोई भी वह चीज़ नहीं उगती, उच्च वर्षा वाले में भी ये ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो ये है निचले क्षेत्र में, जहाँ पे पानी की मात्रा भी उसके अकॉर्डिंग ही हो। अब सवाल नंबर 32 पे आते हैं। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें क्या है? गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जो है, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग विलेज इकोनॉमी इसका सही जवाब है। मध्यकाल में, अब सवाल नंबर 33 लेते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिराज हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जौनपुर को ही जो है पूर्व का शिराज कहा जाता था, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में जौना खां जो उसका भाई था उसकी याद में इस शहर को आबाद किया था। और यहाँ इल्म अमल जो है एजुकेशन का बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, इस वजह से इसको पूर्व का शिराज हिंद कहा जाता है। शिराज उस वक्त जो है बहुत फेमस था पढ़ाई लिखाई और या इल्म तहकीक और रिसर्च के मैदान में, तो इसको भी जौनपुर को भी उसी से तशबीह दी गई थी, उसी से मतलब बिल्कुल बराबर करार दिया गया था। निम्नलिखित में से 34 नंबर सवाल है, किस देश को से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? इक्वेटर जो है वो किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाम्बिया से ये नहीं गुजरती है, केनिया, युगांडा और गैबोन से ये होकर के गुजरती है, अफ्रीकी कंट्री से गुजरती है। सवाल नंबर 35 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। यहाँ पे देखिए खनिज दिया हुआ, खदान यानी खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब है जो ऑप्शन
बी इसका सही जवाब है, आप लोग उसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब 36 पे आते हैं। 36 में है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, ये चाहे केंद्र में हो, राज्यसभा के बारे में बात करें, चाहे विधान परिषद स्टेट में हो, तो इन दोनों के पर ये लागू होता है कि अगर निचले सदन में मतलब मनी बिल पास कर दिया है तो आप उसको 14 दिन तक नहीं रोक सकते हैं। 14 दिन तक अगर आपने रोका, जैसे अगर नॉर्मल कोई बिल होता है तो उच्च सदन जो होता है वो 4 महीने तक रोक सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, और 14 दिन में अगर नहीं पास किया तो वो ऑटोमेटिक उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 37 देखते हैं। सवाल नंबर 37 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए इसका सही है। असम में जो है 6 सीटें नहीं है बल्कि 7 सीटें हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 38 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या है, नोएडा ये अपने आप में मतलब हब है इकोनॉमी के लिहाज से, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ये तो मानी हुई बात है। सवाल नंबर 39 जो है, मानी हुई बात नहीं, फैक्ट भी है, इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 39 में आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों CR दास और MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने इनको बनाया था। इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब सवाल नंबर 40 जो आज के जनरल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी जैता इसका ये लोक नृत्य है, बाकी ये तीनों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। तो ये हो गया। तो 240 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उसको आप काउंट कर लीजिए। अब उर्दू पे आ जाइए। उर्दू के जो एक्यूरेट में डाटा आपको दूंगा, कुछ सवाल जो हैं मैंने अपनी कन्फ्यूजन में रखे हैं, एक आध सवाल हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप उसको मुझे भी बता सकते हैं। अब पहले नंबर पे आ जाइए कि ड्रामा आगरा बाजार में दूसरा एक्ट शुरू होते वक्त पर्दा उठने से पहले फ़कीर नज़ीर की कौन सी नज़्म सुनाता है। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी दोस्तों, ड्रामा आगरा बाजार में कुल 22 नज़्में हैं नज़ीर अकबराबादी की शामिल की गई हैं, और दूसरे एक्ट में जो नज़्म पढ़ता है वो ऑप्शन सी रोटी नज़्म पढ़ता है। ठीक है, फ़कीर। सवाल नंबर 42 आ जाइए। सवाल नंबर 42 है, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र किताबी सूरत में पहली बार कब शाये हुई। तो इसका सही जवाब क्या है, 1942 में ये पहली बार शाये हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 43 दोस्तों, काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, हालांकि मुझे ताज्जुब हुआ कि इसमें क्या इतनी डिस्कशन है। मामूली बलागत की किताब भी अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको भी ये जवाब बता देगा। तशबीह में कुल कितने अरकान होते हैं। तो इसमें 4 अरकान होते हैं दोस्तों। आप शमशुर रहमान फारूकी की मुरतब करदा किताब भी देख सकते हैं, दर्स बलागत, उसमें भी लिखा हुआ 4 ही अरकान है। क्या है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब और अदात तशबीह, ये 4 ही अरकान उसके होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 44 जो है, तो इसका ऑप्शन डी, ये 4 इसके अरकान हैं, ये सही है। सवाल नंबर 44 देखिए, वो कौन सी मसनवी है जिसमें एक भी शेर बादशाह वक्त की तारीफ में नहीं मिलता। तो देखिए, जन्नत सिंगार में भी मिलता है, मेज़बानी नामा में भी मिलता है, चंद्रबदन महयार में भी मिलता है। ऑप्शन बी जो इसका है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी फतेह नामा निज़ाम शाह, ये सही है। ठीक है, तुम हमारे किसी तरह न हुए, इसका दर्ज सही मिसरे की मदद से शेर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 45 है। सवाल नंबर 45 का है, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आ जाइए सवाल नंबर 46, वली औरंगाबादी किसके अहद में दोबारा दिल्ली आए। अब सवाल पे को समझिए दोस्तों, पहली बार नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा। अब देखिए इसमें इख्तलाफ भी है कि वो दोबारा आए भी थे कि नहीं आए थे। पहली बार एक ही बार आए थे, दूसरी बार उनका दीवान आया था, लेकिन राम बाबू सक्सेना और कुछ लोगों ने, मालिक राम वगैरह ने, कुछ लोगों ने इसको लिखा है कि वो दोबारा भी दिल्ली आए थे, और उसका अहद पीरियड क्या बताया, मोहम्मद शाह रंगीले का अहद बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बहरहाल आप चैलेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो ये देख सकते हैं। सवाल नंबर 47 जो है, मुआसिर शोरा की कौन सी फहरिस्त गलत है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये गलत है। मजहर जाने जाना, मुसाफी, इंशा, जुरात, ये मजहर जाने जाना इनके दौर के नहीं है, मुसाफी, इंशा और जुरात के। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 48 क्या है,
सौदा ने अपना मशहूर हजविया कसीदा जो है दर हजव अस्प पे किस फारसी शायर की हजविया तशवीह के ततब्बो में लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है अनवरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अनवरी के ही कसीदा है, वो उसने भी घोड़े के ही हजवी लिखी है, तो उसी तर्ज पे इन्होंने ये कसीदा लिखा। ठीक है, सवाल नंबर 49 क्या है? सवाल नंबर 49 है, नज़ीर अकबराबादी का हकीकी नाम क्या था? नज़ीर अकबराबादी का हकीकी नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है? वली मोहम्मद। इसका सही जवाब क्या है? वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। अब सवाल नंबर 50 पे आ जाइए। जोश की नज़्म किसान उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका अभी मुझे आंसर नहीं मिला है। आप लोगों को अगर मिल गया हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके इसको बता दें। ठीक है, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 51 क्या है? 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? तो ये बहुत मशहूर सवाल है, अक्सर सवाल आता भी रहता है। तो ये दर्द जो हैं, इन्होंने ये कोई कसीदा नहीं लिखा था। दर्द ऐसे शायर हैं जो सिर्फ दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में मर गए, कहीं नहीं गए थे, और इन्होंने कोई कसीदा भी नहीं लिखा था। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर 52 पर। दीवान ज़्यादा किसकी तख्लीक है? तो बहुत मशहूर किताब है, मिर्ज़ा शाह हातिम साहब की किताब है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 52 का सी ऑप्शन। 53 पे आ जाइए। 53 इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? तो चार ही लोग हैं उर्दू में दोस्तों जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए फ़िराक इसमें सही जवाब है, और सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को ही 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, गुले नगमा पर उनके जो शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 54 क्या है? दरजिल में से चकबस्त का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? सुबह वतन। सुबह वतन जो है चकबस्त का शेरी मजमुआ है। बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हो गए कि खाके वतन जो है ये भी तो उनकी नज़्म है, लेकिन ये नज़्म है सुबह वतन और जलवे सुबह, ये दो इनके बहुत मशहूर शेरी मजमुए हैं। सवाल नंबर 55 पे आ जाइए। सबरस का सन्ने तसनीफ़ क्या है? अब देखिए यहाँ पे कोई भी सन्ने तसनीफ़ जो है सबरस का सही नहीं है, लेकिन 1054 इसको सही मान सकते हैं क्योंकि 1045 है। 45 में भी टाइपो एरर हो, 4 का इधर हो गया, 5 इधर हो गए, 1045 हिजरी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, बहुत मशहूर शेर है। किसका पूछा है, किसका है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये मशहूर शेर है। सवाल नंबर 57 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 57 है, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई? तो बहुत मशहूर ये सवाल है, बहुत ही मतलब डीप सवाल है एक तरह से देखा जाए तो। ऑप्शन डी इसका जो है बहरे मुतकारिब इसका सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 58 पे आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम किस शायर की मशहूर नज़्म है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है ऑप्शन सी, जोश मलिहाबादी साहब की ये नज़्म है। ठीक है, अब जोश मलिहाबादी से 3 सवाल इस पेपर में आए दोस्तों। सवाल नंबर 59 देख लीजिए। जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? तो इसको उस मिसरे को, उस नज़्म को कहते हैं मुसद्दस। ठीक है, अब यह सवाल नंबर 60 भी अभी मैंने इसको नहीं रिसर्च कर पाया। मोहसिन काकोरवी का तारीख़ी नाम क्या है? इसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके जो भी मतलब आप इसको अगर आपको इसका जवाब मिल गया मोहसिन काकोरवी के बारे में, तो इसको आप मुझे ज़रूर कमेंट करके कंफर्म कर दें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 61 क्या है? नासिक किस दबिस्तान के शायर हैं? तो दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अकबर इलाहाबादी ने अपने तंज़िया शायरी के ज़रिए उर्दू की किस अजीम शख्सियत पर वार किया है? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के वो सख्त मुखालिफ थे, यह दुनिया जानती है, लेकिन मरने के बाद भी तारीफ भी कि उन्होंने किया था। सर सैयद की ताज़ियत में कहा था कि हाँ हमारी बातें बातें हैं, लेकिन सर सैयद काम करता था। उनके काम को इन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया। सवाल नंबर 63 क्या है? मुंदरजा झैल शोरा में से किसका ताल्लुक पेशे वकालत से था? तो इसमें इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, जो पंडित ब्रजनारायण चकबस्त जो हैं इन्होंने LLB भी किया था और वकालत के पेशे से ही मुंसलिक भी थे। अगला सवाल क्या है? पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, ये शेर किसका है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह। ठीक है, ऑप्शन अब सवाल नंबर 65 देख लीजिए। आहंग किसका शेरी मजमुआ? आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो ये बहुत मशहूर है, आहंग जो है मजाज का शेरी मजमुआ है। अब सवाल नंबर 66 क्या है? 66 गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? दूसरा शेरी मजमुआ पूछ लिया, तो इसका सही जवाब क्या है? नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का ही ये शेरी मजमुआ गुमान का मुमकिन। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 67 क्या है? गुलबकावली किस्सा किस मसनवी में नज़्म हुआ है? तो बहुत मशहूर सवाल है दोस्तों, गुलजार नसीम, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
ऑप्शन नंबर डी गुलजार नसीम इसका सही है। सवाल नंबर 68 देखते हैं, मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं। तो मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान जब पूछे तो 7 हैं, और जब उर्दू के दीवान पूछे तो 6 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 69 क्या है, नज्म आवारा का शायर क्या है। तो बहुत मशहूर नज्म है दोस्तों, मजाज लखनवी की। ठीक है, नज्म आवारा मजाज लखनवी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 70 क्या है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। बेहद बहुत पूछा जाने वाला सवाल दोस्तों, बहुत आसान मेरे ख्याल से। रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखिए सवाल नंबर 71 क्या है, इंशा ने उर्दू कवायद की किताब दरियाए लताफ़त के कब लिखी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है 1802 ईस्वी। किताबों में 1802 ईस्वी लिखा है, लेकिन देखिए शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने 1809 ईस्वी दिया, और इसी तरह से रेख्ता की वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो 1808 है, और रेख्ता ने मेरे ख्याल से विकीपीडिया से भी उठा के ले लिया है, लेकिन शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की जहाँ तक बात है उन्होंने 1809 माना है। बाकी तहकीक का विषय मौजू है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको देखूँगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मतलब हम क्लेम कर सकते हैं उसको क्लेम करेंगे अपने सवाल पे आंसर की आने के बाद। सवाल नंबर 72 जो वो लफ्ज़ जो किसी इसम की हालत कैफियत कमियत को जाहिर करे या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई करे, उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सिफत कहते हैं, अच्छाई और बुराई बयान करने वाले कलमे को सिफत कहते हैं। अब कहते हैं सवाल नंबर 73, तरजीह बंद किसे नज़्म कहते हैं। तरजीह बंद बहुत आप लोगों ने सुन रखा हो तो होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो नज़्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो, तो ऑप्शन सी इसको तरजीह बंद कहते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 74 क्या है, शायरी में ऐसा मुबालगा जो अक्लन और आदतन दोनों एतबार से महाल हो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे जो आखिरी स्टेप होता है वो गुलू ही होता है दोस्तों। गुलू मतलब ख़तरनाक स्टेज पर होता है, वहाँ पर जो है तबलीग और इग़राक जो है ये इससे थोड़ा सा निचले तबके का है, लेकिन गुलू सबसे हाईएस्ट तबके का है, यानी वहाँ बिल्कुल अक्ल और आदतन दोनों किस्म के महाल है, जो ऐसी बात कही जाए। सवाल नंबर 75 देख लीजिए, सवाल नंबर 75 क्या है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की साहिल पे सर पटकती थी मौजे फुरात की, बहुत मशहूर शेर है। इस शेर में कौन सी सनात है। तो इस शेर में है जो ऑप्शन डी उसने तालील है इस शेर में सनात। सवाल नंबर 76 क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 76 है दौड़ना सोना खेलना इसमें की कौन सी किस्म है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसमें मस्दर की पहचान ही यही है दोस्तों, ना 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 उसके आखिर में आएगा, हर फेल के आखिर में ना आएगा। दौड़ना खेलना सोना उठना बैठना रोना धोना ये सब जो है ये मस्दर हैं। ठीक है, और इसी मस्दर से ही जो है मुश्तक से मस्दर बनता है, मस्दर से ही सारी जो इतने अफ़ाल बनते हैं वो सब होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 77 जो है, तुम कौन हो जिब्रील हो क्यों आए हो सरकार फलक से कोई पैगाम है। तो ये बहुत आसान सा है, कोई भी पकड़ सकता है। दर्ज वाला शेर में कौन सी सनात है, तो ये ऑप्शन बी सनात सवाल जवाब। यहाँ सवाल है जवाब है, सवाल है जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सवाल नंबर 78 देखिए, किस सनात के लुग़वी माने लपेटने और फैलाने के हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सनात लफ़ो नशर, मुरतब और गैर मुरतब जो भी आए। ठीक है, सवाल नंबर 79 क्या है, किस सनात में किसी मशहूर वाक़या या किस्से की तरफ इशारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है तलमी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तलमी में ही किसी मशहूर वाक़या या किस्से की तरफ इशारा किया जाता है। सवाल नंबर 80 देख लीजिए, कोई भी सह हरफी कलमा जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो क्या कहलाता है। तो सबब वतद और तीसरा जो है 2 हरफी सह हरफी और 4 हरफी वाला किस्म है। तो सह हरफी जो है वतद कह रहे हैं, और जो इसमें साकिन होता है दरमियानी हर्फ उसको मफरूक कहते हैं। तो यहाँ वतद मफरूक, यहाँ थोड़ा सा टाइपो एरर है इसका, लेकिन ये वतद मफरूक है। ठीक है, वा और ते और दाल, वतद मफरूक, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 81 देखिए, मोहम्मद अफजल की मसनवी बिकट कहानी में अशार की कुल कितनी तादाद है। तो देखिए अशार की अगर देखा जाए सही मानों में तो अशार की तादाद 321 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में 325 दिया हुआ है। 325 सही मान सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन एक भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सही ऑप्शन में एक भी नहीं है। मैंने अपने वीडियो में भी इसके बारे में अफजल पानीपती के बारे में जब पढ़ाया था तो इसमें बताया था कितने अशार की तादाद कितनी है। तो 321 उसके अशार की तादाद मानी जाती है। अब आंसर की आए तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कहता है।
सवाल नंबर 82 देखिए, मुंदरजा जेल में किस किताब की में एक ब्राह्मण औरत, ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण औरत के अपने शौहर से फ़राक़ की कैफियत को कलमबंद किया गया है। तो ये बिकट कहानी है, ठीक है। 12 महीने में वो मतलब जो है अपने शौहर को याद कर करके रोती है। सवाल नंबर 83 जो देखिए, कुतुब शाही दौर का वो कौन हाकिम था जिसका ताल्लुक पहले बहमनी दौर से था, वो तेलंगाना का सूबेदार भी था। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जमशेद कुली कुतुब शाह लग रहा है, क्योंकि इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो जमशेद जो था ये दूसरा बादशाह था, ठीक है। इब्राहिम चौथा बादशाह था, मोहम्मद कुतुब शाह तो ये आखिर में था, कुली कुतुब शाह भी 5वां बादशाह था। अब सवाल नंबर 84 देख लीजिए। तो सवाल नंबर 84 क्या है, किस आदिल शाही सुल्तान को लफ्ज़ नौरस से गैर मामूली दिलचस्पी थी। तो इब्राहिम आदिल शाह जो है ये, जिसको जगत गुरु भी कहते हैं, उसी की किताब भी है नौरस, ठीक है। मौसीकी का इसका मौजू है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 85 देख लीजिए, मुंदरजा जेल में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो इसका सही जवाब दोस्तों मीर बहादुर अली हुसैनी मशहूर है, हातिम असद लखनवी, ख्वाब आरजू, इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 86 देख लीजिए, दर्ज झील में से किसका ताल्लुक बीजापुर से है। तो बीजापुर से ताल्लुक पूछा है दोस्तों, अमीर खुसरो, इकबाल और कुली कुतुब शाह, जाहिर सी बात है इन तीनों का नहीं है। शाह मीरा जी शमशुल और शाह का ताल्लुक बीजापुर से है, ठीक है। अब सवाल नंबर 87 घिसा पिटा सवाल, लाल जी कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात के रहने वाले थे। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। अब सवाल नंबर 88 पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 88 क्या है, प्रोफेसर रामचंद्र का ताल्लुक किस किताब से नहीं है। अब अभी तक पूछता था कि किस कॉलेज से उनका ताल्लुक है, पूछ रहा है किस किताब से नहीं है। तो फ़ुक़ान बेखबर से इनका ताल्लुक नहीं है। बाकी ये तीनों किताबें जो हैं ये मास्टर रामचंद्र साहब की ही हैं। यहाँ प्रोफेसर लिख दिया है, लेकिन उस वक्त मास्टर हुआ करते थे। चलिए, उर्दू ज़बान, सवाल नंबर 89 क्या है, उर्दू ज़बान भाषा से निकली किसका नज़रिया, बहुत मशहूर है, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का ये नज़रिया है। अब ऑप्शन अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 90, दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम हुआ। तो दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम हुआ, ऑप्शन नंबर सी 1825 में कायम हुआ, ठीक है। 1825 में ये दिल्ली कॉलेज कायम हुआ। अब सवाल नंबर 91 देखते हैं, सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसुद्राज, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्राज का ही पूछ रहा है कि का ताल्लुक किस दौर से है। तो इनका ताल्लुक दोस्तों देखिए, यहाँ पे सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसुद्राज के बारे में पूछ रहा है। और देखिए उनका ताल्लुक, अब यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे बहमिनी दौर वाले जो हैं ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्राज हैं, और मुग़ल दौर से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो जो दोस्तों ख्वाजा संत सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसुद्राज हैं, ठीक है। सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसुद्राज हैं, जिनके बारे में तहकीक करके मतलब महमूद शिरानी ने भी साबित किया है। अब इस सवाल को भी हमने कन्फ्यूजन में डाला है कि मतलब इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसुद्राज वही वाले हैं या ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्राज हैं। सवाल नंबर 92 देखिए, अजायबात फ़िरंग के मुसन्निफ़ कौन है। अजायबात फ़िरंग यूसुफ़ खां कम्बलपोश साहब का ये उस उर्दू का पहला सफ़रनामा है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 93, शोरसेनी प्राकृत किस इलाके में परवान चढ़ी। तो मथुरा के इलाके में ये परवान चली, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद में वहीं से ही मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ निकल के आती हैं। सवाल नंबर 94 देखिए, रोज़तुश शोहदा का करबल कथा के नाम से किसने उर्दू में तर्जमा किया। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फजली साहब ने ही, फजल अली फजली साहब ने करबल कथा की किताब लिखी है, ठीक है। अब सवाल नंबर 95 पे चलते हैं दोस्तों, ज़ुबान और इल्म ज़ुबान किसकी किताब है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है सर अब्दुल कादिर सरवरी साहब की ये किताब है, ज़ुबान और इल्म ज़ुबान, ठीक है। कई सारे बच्चे ये बता रहे थे कि शौकत सब्ज़वारी उन्होंने लगवाए हैं। सवाल नंबर 96, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई। बहुत मशहूर है दोस्तों, ऑप्शन बी लखनऊ में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। सवाल नंबर 97 देखिए, हाली के बारे में दर्जिल कौल किस नक्काद का है। इसके कलाम में अरब शायरों का फ़ख्र, आज़ादी और मर्दानापन पाया जाता है। तो इस सवाल का भी अभी तक जवाब हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। बाकी तहकीक जो होगी या ऑफिशियल आंसर की आएगी उसका सही माना जाएगा, ठीक है। या आपको अगर जवाब हो मालूम हो तो आप कमेंट करके भी हमें इसको बता सकते हैं अच्छे तरीके से।
सवाल नंबर 98 पे आइए, मुंदरजा जेल में से कौन सा नावल बंगाल की इनकलाबी तहरीक, तालिब पाकिस्तान, तकसीम हिंद और क़याम बांग्लादेश के तनाजुर में लिखा गया है? तो ये सिलेबस में भी शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, आखिरी शब के हमसफ़र जो है, ये नावल जो है क़याम बांग्लादेश तक के वाक़यात को इसमें बयान किया गया है। कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का ये नावल है। सवाल नंबर 99, मेहदी हफादी के मुताबिक उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में सर सैयद नज़ीर अहमद और खाली और शिबली के अलावा और कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है। अब 100 पे आइए दोस्तों, 100 नंबर सवाल देखते हैं। 100 नंबर सवाल है, मुंदरजा जेल में से किस तहरीर का ताल्लुक फरहतुल्लाह बेग से नहीं है? तो दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी और एक वसीयत की तामील इनकी तहरीरें हैं। और गालिब तरक्की पसंदों की महफिल में इनकी तहरीर नहीं है। ये किसकी तहरीर है? कन्हैया लाल कपूर साहब की। ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया, एक सेकेंड। चलिए, सवाल नंबर 100 हो गया। अब सवाल नंबर 101 पे चलते हैं। 101 कौन सा सवाल है कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने लिखा है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। अगला सवाल देखते हैं। 102 खाना जंगी किस अदीब का मशहूर ड्रामा है? तो ये ऑप्शन ए, मोहम्मद मुजीब साहब का ये ड्रामा है, मशहूर ड्रामा है। ठीक है। अब सवाल नंबर 103 पे चलते हैं। लंदन की एक रात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, 7 अबवाब पर ये लंदन की एक रात नॉवेल जो है मुश्तमिल है। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के चांद पाँव फटने तक के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। ठीक है। सवाल नंबर 104 देखिए, इश्तर सोजन किसकी तसनीफ़ है? तो इश्तर सोजन जो है दोस्तों, ये काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ़ है, जो किताबों पर तबसरे किए उन्होंने, उसका वो मज़ामीन इसमें शामिल हैं। सवाल नंबर 105 क्या है? किस किताब में नई दुनिया के उन्वान से एक बाब मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, साहिल और समंदर। साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन साहब का सफ़रनामा है और ये अमेरिका के बारे में है। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मुल्कों का इसमें जिक्र है। तो अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, तो नई दुनिया का बाब भी उसी सफ़रनामे में मौजूद है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 106 क्या है? फ़कीरा किस अफसाने का किरदार है? तो मशहूर अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का जो है आखिरी कोशिश, इसी का अफसाना, इसका किरदार है। फ़कीरा का भाई घसीटा होता है। ये दोनों भाई होते हैं जो अपने मतलब बूढ़ी माँ से भीख मंगवाते हैं। सवाल नंबर 107 क्या है? ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज परी किससे कहती है कि हिंदुस्तान के शहजादे गुलफाम पर उसका दिल आ गया है? नीलम परी, काला देव, लाल परी या सफ़ेद देव? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काला देव से वो कहती है और काला देव फिर जाकर के शहजादे को उठा कर लेके आता है उसके पास। ठीक है। लाल देव दो ही देवों का जिक्र है, लाल देव और काला देव। लाल देव जो है वो चुगली करता है बेसिकली जाकर के ये राजा इंद्र से कि यहाँ पे आपके यहाँ एक इंसान भी आ गया है, और काला देव जो है वो सब्ज परी की हेल्प करता है। तो इसका सही जवाब यही है। ऑप्शन सवाल नंबर 108 देखिए, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आगरा बाजार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मशहूर ड्रामा है हबीब तनवीर का। इससे आगरा बाजार से पहला सवाल भी था। सवाल नंबर 109 क्या है कि कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए, चांदनी बेगम इसमें चौथाई का नावल है, तो ये बिल्कुल गलत है। 20 देखिए, अवध पंच एक मशहूर रसाले का नाम है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। निर्मला की मुसन्निफ बेदी है, ये भी गलत है। और कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल गालिब है, ये भी गलत है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का है, और निर्मला जो है ये जो है प्रेमचंद का है, और गालिब जो है काजी अब्दुल सत्तार साहब का मशहूर नावल है। अब अगले सवाल पे देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब क्या है? अवध पंच एक मशहूर रसाले का नाम है। अवध पंच अखबार भी लोग बोलते हैं, रसाला यहाँ पे लिख दिया है। बहरहाल ऑप्शन वही सही है। सवाल नंबर 110 पे देखिए, 10 जिल में से अवध अखबार का मुदीर कौन था? तो अवध अखबार का मुदीर कौन था दोस्तों? वो पंडित रत्ननाथ सरसार ने इसकी अदारत की थी, और इसी में ही उनका मशहूर नावल जो है फसाने आज़ाद शाया हुआ था, और मुंशी नवल किशोर साहब का ये अखबार था, लखनऊ से शाया होता था। ठीक है। सवाल नंबर 111 देखिए, कदमराव पदमराव किसकी मसनवी है? तो मशहूर मसनवी है दोस्तों, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी साहब की मसनवी है। ठीक है। 112 देखिए, मुंशी प्रेमचंद के किस मजमूए को अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त कर लिया था? तो किस मजमूए को? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सोसे वतन को उन्होंने जब्त कर लिया था। अब सवाल नंबर 113 पे आते हैं दोस्तों। तहज़ीबुल अखलाक पहली बार कब जारी हुआ था? तो पहली बार जो है लंदन से वापस आकर के 1870 में उन्होंने जारी किया था तहज़ीबुल अखलाक को, 1870।
सवाल नंबर 114 देखिए दोस्तों, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? तो इस आबाद खराबे में जो है इसका ऑप्शन डी सही है, अख्तरुल ईमान साहब की ये खुद नविश्त है। ठीक है। सवाल नंबर 115 देखिए, उर्दू का मशहूर ड्रामा ज़हाक किसकी तसनीफ़ है? तो मशहूर ड्रामा है दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब की का ये ड्रामा है। ठीक है। ज़हाक जो इमरजेंसी के वाक़यात पर मबनी ये ड्रामा है। सवाल नंबर 116 क्या है दोस्तों? यादों की बारात। यादों की बरत देखिए, अब कोई कोई बारात पढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सही देख लीजिए, बारत बरत है, बरत बारात, बारात मतलब बारात का इजहार करना का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? तो खुदनविश्त है दोस्तों ये जोश मलिहा बादी साहब की खुदनविश्त है। ठीक है। अब 117 पे देखते हैं, 117 सवाल क्या है? जुमले के ये जुमले किस अफसाने से लिए गए हैं? तो मशहूर अफसाना है दोस्तों, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। तो ये जो है घेसू जो है अपने बेटे माधव को समझाता है। तो अफसाना कौन सा है? प्रेमचंद का कफन है ये, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 118 देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शोरा को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो ये 5 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है दोस्तों। अब सवाल नंबर 119 पे चलते हैं। 119 क्या है? मुंदरजा झेल किताबों में कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की दोस्तों गंजहाई ग्रामाया, गालिब की शख्सियत और शायरी, तो ये तो उनके पीएचडी का मकाला है। और हम नफसाने रफ्ता, ये तीनों किताबें हैं। आतिश गुल जो है ये उनकी किताब नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 120 जो है, आसार सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये सर सैयद साहब की मशहूर तसनीफ़ है। तो ये 120 सवालों को हमने यहाँ पे बता दिया है। ऑफिशियल आंसर की तो अनऑथेंटिक आंसर की है जो हमने अपने रिसर्च बेस पर तैयार किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, या मैंने किसी भी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो उसको भी आप तस्हीह कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मेरी कोशिश रहेगी उस सवाल को मैं पिन करूं, या अगर मैंने जिन सवाल का जवाब नहीं बताया, आंसर की का वेट किया है, तो उस सवाल का जवाब अगर आपको मालूम है तो उसको भी बताएं। मैं आपके कमेंट को पिन करके सबसे ऊपर रखूँगा। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम बात करते हैं आखिर में कट ऑफ की, जिसका बेसब्री से लोगों का इंतज़ार रहता है। तो मेरी जितने दोस्तों से बात हुई है अलीगढ़ और दिल्ली के तीनों यूनिवर्सिटी में, जामिया JNU DU के जितने भी स्टूडेंट गए थे, उन लोगों ने पेपर के मेयार को देखा, परखा और बताया उन्होंने कि किस तरह से कट ऑफ जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो कट ऑफ बताई है, तो मैं आप लोगों को मुतमईन करना चाहूँगा दोस्तों, 55 अगर जनरल कैटेगरी में अगर किसी के सही है, 55 से 60, तो ये 55 से 60 अगर कोई है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए। तो 55 से 60 के बीच में अगर किसी का स्कोर है या उससे ऊपर है तो आप लोग मेंस के लिए अभी से लग जाइए। ठीक है। और 55 के ही आसपास आपका OBC का भी कट ऑफ जा सकता है, 55 तक ही कट ऑफ जा सकता है OBC का। ठीक है। SC ST का दोस्तों 50 से 55 ही के बीच में रहेगा, हो सकता है 45 भी वो आपका आ जाए। ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 48 मार्क्स थे। 48 मार्क्स जिनके नहीं हैं तो वो तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दें। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी उसी हिसाब से 5 नंबर का रिलैक्सेशन आप SC ST OBC में भी सब ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ यही कट ऑफ रहेगी। पेपर देखिए कोई नहीं कह सकता कि बहुत आसान था, पेपर मॉडरेट आप कहेंगे इसको, ना ही मुश्किल था और ना ही बिल्कुल आसान था कि आप लोग इसको कर लें। ठीक है। तो पेपर मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा आसान था ना ही ज़्यादा मुश्किल था। तो 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में इसका जो है 19 दिसंबर को इसका एक्सपेक्टेड जो डेट है मेंस के एग्ज़ाम के लिए वो अभी से ही घोषित कर दी गई है, उसको ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो और सारे आंसर की जो मैंने बताया है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करिए, चैनल को प्रमोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ करें, अपनी कामयाबी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे और जब तक कहते हैं तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।